नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में इस वक्त हम एक ऐसा विषय आपके लिए लेकर आए हैं जो इस वक्त आपके लिए जानना जरूरी है, उस पर जागरूक होना जरूरी है। ब्लैक फंगस, इस शब्द को आप बार बार सुन रहे होंगे, आपको इससे जुड़े आंकड़े भी देश के अलग अलग हिस्सों से मिल रहे होंगे, लेकिन इन सब के बीच जानकारी बचाव का एक बड़ा रास्ता हो सकती है और डॉक्टर्स को सुनना, साइंस को सुनना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज ब्लैक फंगस को लेकर हम किस स्टेज पर हैं, देश के अलग अलग राज्यों में इसकी क्या स्थिति है, इसके क्या लक्षण है, इससे आपको कैसे बचना है, इसका क्या इलाज हो सकता है, इन तमाम बातों पर हम सीधे देश के जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट्स से बात करेंगे। लेकिन अभी भारत किस स्टेज में है, अलग अलग राज्यों की क्या तस्वीर है, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना की जंग खत्म नहीं और नई आफत आ गई। ये नई आफत है ब्लैक फंगस। कोरोना को मात देने वाले तमाम लोग इस बीमारी के चंगुल में फंस रहे हैं। ये खतरनाक बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। महाराष्ट्र में जहां कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, वहां ब्लैक फंगस के मामले सबसे ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है जहां 900 से ज्यादा मामले हैं। राजस्थान में 700 से ज्यादा केस, मध्य प्रदेश में 281 तो राजधानी दिल्ली में 185 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस के 177 केस सामने आए और उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बुरे हाल हैं। कोरोना धीरे धीरे काबू में आ रहा है तो अब ब्लैक फंगस जान लेने लगा है। महाराष्ट्र में इस बीमारी से अब तक 90 लोगों ने जान गंवा दी। राज्य सरकार ने मदद के लिए केंद्र से गुहार लगाई है। आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्लैक फंगस की दवाइयों और इंजेक्शन को लेकर अपनी बात उठाई। सरकार ने सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज फ्री में करने का ऐलान किया है। राज्य में कुल मिला के अभी 1500 के दरमियान केसेस है। ये बात गंभीरता से केंद्र शासन को बताना जरूरी है, क्योंकि अलॉटमेंट जरूरी है। सिर्फ अलॉटमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे को म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों का आज इलाज करना या उसका उपचार करना हमारे पास आज मुश्किल उसमें जा रहा है। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस तेजी से पैर पसार रहा है। 700 से ज्यादा मामले आने के बाद गहलोत सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। यहाँ हर रोज 50 से ज्यादा मरीज सामने आने लगे हैं। इसके लिए जयपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल को डेडिकेट अस्पताल बनाया गया है। पूरे देश में आ रहे, वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी अब आने लगे हैं। इसको म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। एक व्यक्ति को इंजेक्शंस भी, वैसे तो उसके वेट के हिसाब से होता है इसका डोज। राजधानी दिल्ली भी इस बीमारी से अछूती नहीं है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा 40 केस सामने आए। मैक्स अस्पताल में 25 मामले, एम्स में करीब 20 केस और मूलचंद अस्पताल में ब्लैक फंगस का 1 केस सामने आया है। ब्लैक फंगस ज्यादातर उन मरीजों में है जिनका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में नहीं था, जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर थी, या उन लोगों में जिन्हें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड या दूसरे इंजेक्शन दिए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक अब ब्लैक फंगस के मामलों का इलाज न करके उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो 80% तक मरीजों की इस संक्रमण से मौत हो रही है। ब्लैक फंगस मामले कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। 3 दिन में नाक या फिर आंख से होते हुए ब्रेन तक चला जाता है। अगर इलाज में देरी हुई तो न सिर्फ आंख और जबड़ा खोना पड़ सकता है, बल्कि जान भी जा सकती है। इसीलिए जरूरी है कि ये बीमारी जल्द पकड़ में आ जाए और इलाज जल्द शुरू हो जाए। जयपुर से शरद कुमार, मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
और ब्लैक फंगस को लेकर आपको और जागरूक करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक खास टीम इस वक्त गेस्ट पैनल पर मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर शिखा गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आई सेंटर एम्स में। डॉक्टर निखिल टंडन हमारे साथ मौजूद हैं एम्स से। डॉक्टर आलोक अग्रवाल निदांता ENT सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर मेजर राजेश भारद्वाज ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर निखिल टंडन आपके साथ करना चाहूंगी। कुछ मैं आंकड़े पढ़ रही हूं जो अपने दर्शकों के साथ भी हम शेयर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष राज्य में नंबर्स बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के, कई जगहों पर ये नोट हुए हैं। महाराष्ट्र में जो है बहुत सारे आंकड़े आए हैं। राज्य में 90 लोगों की मौत रिपोर्ट हुई है, जबकि 1,500 से ज्यादा केसेस हैं। सिर्फ गुजरात के सूरत में 8 लोगों ने ब्लैक फंगस की वजह से अपनी दृष्टि खो दी, जबकि पूरे गुजरात में कुल 40 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्लैक फंगस के 50 केस सामने आए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में भी 42 केस सामने आए हैं। यूपी के ही अलीगढ़ में 2 केस सामने आए हैं, जो इस तरफ इशारा करता है कि कैसे सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी केसेस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर टंडन, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, ब्लैक फंगस को लेकर हम अभी किस स्टेज पर हैं? देखिए, ब्लैक फंगस, पहले तो हम लोगों ने मीडिया में इसका नाम ब्लैक फंगस किया। वैसे ब्लैक फंगस एक किस्म से एक मिसनोमर है। इसमें ब्लैक फंगस शायद इसलिए कहा जा रहा है इसके बारे में क्योंकि ये फंगस हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जाके टिश्यूज को डैमेज कर देता है, इसलिए वो टिश्यू डैमेज होके काले लग सकते हैं। फंगस में कोई ब्लैकनेस नहीं है। शरीर के उन हिस्सों में जरूर जहां ये फंगस का प्रकोप हुआ है वहां ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वो गैंग्रीन और ब्लैकनेस आ सकती है। तो पहले तो ये स्पष्टीकरण। जहां तक दूसरा सवाल है, जो स्टेट्स में ज्यादा आया, जैसे आपने बताया महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा आया, आपको याद होगा कि इन्हीं स्टेट्स में सेकेंड वेव की शुरुआत भी थोड़ी पहले हुई थी बनस्पत की, जैसे दिल्ली में हुई है। तो इसीलिए ये जो हम संक्रमण देख रहे हैं वो कोविड के मरीजों में जिस दिन डायग्नोसिस के 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद प्रकट हो रहा है। तो इसलिए महाराष्ट्र गुजरात में इनकी संख्या ज्यादा दिख रही है और शंका ये है कि बाकी प्रांतों में भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो ये हमारा दूसरा सवाल है। तीसरा जो इसमें इशू जो आप मेरे ख्याल में हमारे श्रोताओं और दर्शकों के लिए आवश्यक है कि उसके लिए हमें करना क्या चाहिए ताकि ये प्रिवेंट हो जाए। आई एम श्योर आप इस विषय में बात करेंगे क्योंकि ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं उससे ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि अगर इलाज जल्दी नहीं हुआ, ठीक प्रकार से नहीं हुआ, तो इसमें बहुत मॉर्बिडिटी हो सकती है। जैसे आपने बताया, काफी भारी संख्या में आंख की रोशनी पे असर पड़ सकता है और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और आंख से होते हुए अगर ये मस्तिष्क में पहुंच गया तो ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो ये हमारे लिए डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस विषय में आई एम श्योर आप बात करेंगे। जी, डॉक्टर आलोक अग्रवाल, आप तो क्योंकि बहुत सारे ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को ट्रीट भी कर चुके हैं, उनकी सर्जरी में को आपने मतलब अंजाम दिया है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आज जो दर्शक हमें बैठकर इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वो ब्लैक फंगस से पीड़ित है और अब उसे इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है या अस्पताल जाना जरूरी है? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहले के सिम्टम्स हैं पेशेंट के, उनको पहचाना जाए। सिम्टम्स में यह है कि आंख के ऊपर स्वेलिंग आना, आंख से कम दिखाई देना, माथे के ऊपर स्वेलिंग आना, चीक के ऊपर स्वेलिंग आना, दांतों का ढीला हो जाना या तालू अंदर से काला हो जाना। अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स होते हैं, नाक से कोई ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आता है, तो ये सारे सिम्टम इस बात की ओर इंगित करते हैं या आंख की रोशनी कम होती है कि पेशेंट को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। और खास तौर से वो पेशेंट जो किसी भी तरह से इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, मींस उनकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कम हुई है, चाहे वो डायबिटीज की वजह से कम हुई हो, चाहे वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कम हुई हो, चाहे कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने पर जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या इम्यूनोमोड्यूलेटर्स दिए जाते हैं उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हुई हो, इन सारे ही पेशेंट्स में ब्लैक फंगस होने का डर होता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो वायरस है ये तो एग्जिस्टिंग वायरस, ये पहले भी था, लेकिन हम अचानक से इसके केसेस जो बढ़ रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं? क्या इसका कोरोना से सीधा कोई रिलेशन है?
जी बिल्कुल, कोरोना से सीधा रिलेशन है, क्योंकि ये जैसे आपने कहा है, बिल्कुल सही कहा कि ये वायरस तो पहले से नहीं, ये ब्लैक फंगस पहले से एग्जिस्टिंग था, पहले भी केसेस आते थे, लेकिन वो केसेस बहुत कम हुआ करते थे और वो उन पेशेंट्स में होते थे जो लंबे समय से बीमार होते थे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते थे, डायबिटिक्स होते थे, उनकी कैंसर की थेरेपी चल रही होती थी या किसी भी तरह की ऐसी दवाइयां चल रही होती थी जिससे कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाए। लेकिन अब क्योंकि वायरस से इसका डायरेक्ट कनेक्शन इस तरह से, क्योंकि ये वायरस भी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत कम कर देता है और शरीर के ऊपर अटैक करता है, और जो पेशेंट्स इस वायरस की डिजीज से पीड़ित होते हैं उनको स्टेरॉइड्स चलाए जाते हैं जो कि उनकी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो उन केसेस में इस फंगस के होने का डर बहुत ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या लक्षण होते हैं, किस समय आपको डॉक्टर को अप्रोच करने की ज़रूरत है, लेकिन इन सबसे अलग अगर नंबर्स डेथ के रूप में तब्दील हो रहे हैं जो पीड़ित हैं उनके, तो वाकई ये चिंता पैदा करता है। और ऐसे में वो सारे परिवार जो इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं या ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? मीनाक्षी, ये सवाल आपका बहुत उचित है, बिकॉज ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं पेशेंट गलत ट्रीटमेंट करके, घर में ट्रीटमेंट करके ज़्यादातर बीमार होके कॉम्प्लिकेशंस में आ रहे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल ये देता हूं कि स्टीरॉयड जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो आजकल ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं, वो मेनली इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड से हो रहा है। और उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसा है। स्टीरॉयड का रोल है इस बीमारी में, 5 to 7 डेज, 5वें या 7वें दिन पर शुरू होता है, जब बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स लॉन्च होता है वायरस को अटैक करने के लिए। जब वायरस शरीर में आता है वो रेप्लिकेट करता है और उसके बाद बॉडी उसको इम्यून रिस्पॉन्स उसके ऊपर अटैक करती है। तो स्टीरॉयड अगर हम शुरू में दें तो वो वायरस रेप्लिकेशन को बढ़ाएगा, बीमारी को भी बढ़ाएगा। सो अगर हम समझ लें, स्टीरॉयड इन्फेक्शन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल, कॉपी पेस्ट करके प्रिस्क्रिप्शन घर में उठा के किसी दूसरे की प्रिस्क्रिप्शन लेके अपने आप को इलाज शुरू कर रहे हैं। और एक और चीज़ है स्टीरॉयड की, अलग अलग किस्म के स्टीरॉयड हैं, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेफ्लोकॉट है, डेक्सामेथाजोन है। खाली WHO ने डेक्सामेथाजोन 6 मिलीग्राम बताया था जो ट्रायल में रेकमेंड किया था इन्होंने, लेकिन वो दूसरे वाले स्टीरॉयड की डोज हम डेक्सामेथाजोन की डोज लगा के डबल ट्रिपल डोज लेके घर में बैठ के ले रहे हैं। इस वजह से ज्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन हो रही है। बिल्कुल। आप जो डॉक्टर राजेश यहाँ पर जिस बात पर फोकस कर रहे हैं, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो उन्होंने खास तौर पर कहा कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करें कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं या आपको कोविड संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रिस्क्रिप्शंस आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और वही जो दवाएं हैं उनको खरीद कर आप घर ले आते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि वायरस ने कैसे कैसे स्वरूप बदला है और आने वाले वक्त में वो चीज़ें कैसे हमें प्रभावित कर रही हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह लिए बगैर दवाओं को लेकर कम से कम कोई फैसला ना लें। डॉक्टर शिखा, अब मैं आपको चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। आंकड़े जिस तेजी से बढ़े हैं बीते 10 दिन में, कि पहले एक केस कहीं रिपोर्ट हुआ, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते वो संख्या सैकड़ों में और हजारों में जा रही है अलग अलग राज्यों में। ओवरऑल जो स्टडी है, जो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं दुनिया भर में भी, इस वक्त की स्थिति हमारी क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड इंडिया में बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है केसेस, और ये अभी हेल्थ एक्सपर्ट्स भी समझ रहे हैं कि इंडिया में ही क्यों इसका प्रकोप ज़्यादा है और बाकी विदेश में ऐसा क्यों नहीं देखा जा रहा। इसके कुछ कारण हमने अभी सुने हैं अपने एक्सपर्ट टीम से, जैसे कि स्टेरॉइड का इनडिस्क्रिमिनेट यूज 7 दिन के बाद ही या 5 दिन के बाद ही, जब हमारी इन्फ्लेमेशन लंग्स तक पहुंचती है कोविड वायरस के टाइम पे, तभी हमें स्टेरॉइड स्टार्ट करने हैं, किसी मेडिकल एक्सपर्ट की एडवाइस पे ही स्टार्ट करने हैं। अगर आपको माइल्ड डिजीज है, सैचुरेशन नहीं फॉल कर रही, लंग्स तक नहीं पहुंचा है इन्फेक्शन, सिर्फ गले में रुका हुआ है, तो स्टेरॉइड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टेरॉइड्स अगर हम ले भी रहे हैं तो बहुत लो डोज में, कम मात्रा में लेना है। ये नहीं कि हम 1 mg पर kg या 80 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम, जो रिकमेंडेड डोज है वो बहुत कम है WHO की तरफ से, 6 mg या 8 mg के हिसाब से। और लेना भी है तो 5 दिन 10 दिन, इससे ज्यादा माइनर इन्फेक्शन में या माइल्ड इन्फेक्शन में जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको सिवियर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स के अंडर ही आप ट्रीटमेंट लीजिए, अपने आप से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना। और आपको खास तौर पे तब ध्यान रखना है जब आपको डायबिटीज है, आप किसी ना किसी तरह से आपकी इम्यूनिटी शरीर में कम हुई है। कोविड वायरस में देखा गया है कि अगर आपको पहले डायबिटीज नहीं है
तब भी डायबिटीज हो सकता है, और डायबिटीज अगर पहले से है तो शुगर्स अनकंट्रोल चली जाती हैं। तो इस बात का आपको अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करके ये जरूरी है कि हम किसी भी तरह से शुगर्स अपने कंट्रोल रखें, सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शन में नहीं, कई बार इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी कोविड वायरस का हमारे शुगर्स को नॉर्मल आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो रिकवरी के बाद भी अगर हमारे शुगर्स हम नहीं कंट्रोल करें तो ये फंगस, क्योंकि ये फंगस हमारे शरीर में या हवा में पहले से ही मौजूद है, ये कोई नई चीज नहीं है, पर एक हेल्दी व्यक्ति को कुछ नहीं होगा उससे। पर अगर कोई व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम है किसी भी कारण से, या तो इस कोविड वायरस की वजह से, या इम्यूनोसप्रेशन की वजह से, डायबिटीज की वजह से, या कोई कैंसर पेशेंट है जो कीमोथेरेपी पहले से है उसको कोविड हो गया, या किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स मिल रही हैं, तो इन कारणों से अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से कम है, शुगर्स का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हमें फायदा करेंगी, क्योंकि सिंस स्पोर्स हवा में मौजूद हैं, हमारे नाक के रास्ते में या हवा में, मुंह के रास्ते में। डॉक्टर शिखा, बचाव पर मैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट पे अलग से पूरी बात करूंगी, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इस पर जानकारी चाहते हैं। लेकिन कुछ जो क्वेरीज हमारे पास लगातार आ रही हैं, डॉक्टर आलोक अग्रवाल, ये कितना इन्फेक्शियस है ये जो ये बीमारी है, और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि जब ये इतना घातक नहीं है तो ये जानलेवा क्यों साबित हो रहा है? ओके, सो जहां तक आपके इन्फेक्शन का सवाल है कि कंटाजियस है कि नहीं है, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है तो या नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कंटाजियस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक मिथ और सब जगह फैला हुआ है कि ऑक्सीजन पाइप्स के जरिए या ऑक्सीजन के जरिए, या जिनको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दिया जा रहा है उन लोगों को ये फंगस हो रहा है, या ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ये हो रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये म्यूकरमाइकोसिस का जो फंगस है, ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इसके स्पोर्स मौजूद होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है उसके शरीर में घुस सकता है। तो इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये कंटेजियस है। कंटेजियस और सर, जब ये भी बताइए, जब हम कहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, शुगर कंट्रोल करने की जरूरत है, इस फंगस के मद्देनजर शुगर कंट्रोल करने का मतलब क्या है, सुरक्षित लेवल क्या है? सुरक्षित लेवल वही है जो कि एक नॉन डायबिटिक बंदे का होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर शुड बी बिलो 100 और पीपी ब्लड शुगर शुड बी बिलो 140 और 160 के बीच में, जो डिफरेंट लैब्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसी के बीच में अगर शुगर कंट्रोल है तो वो एक सेफ शुगर कंट्रोल माना जाता है। अगर इससे लेकिन जो ऑलरेडी शुगर से पीड़ित चल रहे हैं उनके लिए सर क्या प्रिकॉशंस हैं? जिनको ऑलरेडी शुगर है उनके लिए क्या प्रिकॉशंस है? उनके लिए यही प्रिकॉशन है कि अपनी शुगर का स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करें, डायबिटिक कंट्रोल स्ट्रिक्टली करें। जो उनके एक्सपर्ट हैं, जिनके अंडर में वो मेडिसिन ले रहे हैं डायबिटीज की, उसको वो ठीक से प्रॉपर समय पे प्रॉपर टाइम पे लें और उसको शुगर का स्ट्रिक्टली अंडर कंट्रोल रखें। ठीक है, अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी। ब्रेक के लिए डॉक्टर साहब मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, लेकिन बचाव पर हम आगे बात करेंगे कि आपको किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, जागरूकता आपको कितनी रखने की जरूरत है, और मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत किस स्टेज पर आती है। यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर केसेस देश के अलग अलग राज्यों में सामने आ रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है वो बता रहे हैं कि आप ऐसी कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे आपका बचाव होगा, आप अपने परिवार को भी संभाल कर रख सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है, लेकिन ये वायरस पहले से मौजूद है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो वाकई ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो यहीं से बातचीत को आगे। ब्लैक फंगस को लेकर केसेस बढ़ जरूर रहे हैं देश में, लेकिन इस बीच इलाज के लिए जान बचाने वाले इंजेक्शंस के लिए भी लोग तरस रहे हैं, क्योंकि कई जगह इंजेक्शंस की कमी पाई गई, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। मेरी माता जी विजय ताम्रकार बंसल हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं अभी। क्या बीमारी? उनको ब्लैक फंगस का सिम्टम बताया गया है, तो हमें इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जो अभी शायद भोपाल में कहीं मिल ही नहीं पा रहे हैं। सरकार का आदेश है कि अस्पतालों में मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को अभी तक कुछ इसकी जानकारी नहीं मिली अस्पताल द्वारा। कितने दिन से आप ये इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं और इंजेक्शन का नाम क्या है? मैं करीबन 13 मई से इंजेक्शन के बारे में पता कर रहा हूँ, और इंजेक्शन का नाम है लिपोसोमोल एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी बॉडी वेट के अनुसार इंजेक्शन की खपत होगी एक बॉडी में। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे, और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपये है, कोई कम कीमत नहीं है।
तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी। मेरे फादर एडमिट हैं, श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाज़ार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। क्या डिटेक्ट हुआ आपके पापा को? म्यूकोरमाइकोसिस, दैट इज़ ब्लैक फंगस, वही डिटेक्ट हुआ है और उसी के लिए एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। अस्पताल से भी 3-4 दिन से इंजेक्शन, 3 दिन से तो नहीं लगा है। वो फादर एडमिट है 13 तारीख से, तो उनको 14 को पता चल गया था कि चाहिए, लेकिन उनको पिछले 2-3 दिन से नहीं लगा है इंजेक्शन, क्योंकि है ही नहीं हॉस्पिटल में, है ही नहीं, बोल रहे हैं ऐसा। बाहर कहीं नहीं मिल रहा है, सारी शॉप्स, हर जगह, दवा बाज़ार, हर तरीके से पता कर लिया, नहीं मिल रहा है। मैं 4 दिन से यहाँ राउंड लगा रही हूँ, सुबह शाम। मैं सुबह 9 बजे आ जाती हूँ, इसकी शाम को 7 बजे अंधेरा होने पे घर जाती हूँ। उसके बाद भी मुझे एक इंजेक्शन भी अवेलेबल नहीं हुआ है। मेरे पेशेंट ने आज मुझसे ये बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, वो लेके मेरे को घर ले चलो। उनको पूरे ये ब्रेन में पूरा दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि हमें इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा, तो हम कहाँ से देंगे? एक बात बताइए। सब्स्टिट्यूट भी है, सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन 5000 का, सब्स्टिट्यूट 22000 का। हम सब्स्टिट्यूट भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो उतना कारगर नहीं है तो हम उसे 22000 का लेके क्या करेंगे, ये बताइए। यहाँ पर 3 दिन से इंजेक्शन के लिए मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया है तब से मुझे कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं हमारे पास है नहीं, गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया है। पर यहाँ के डीन बोलते हैं कि हमारे यहाँ 70 पेशेंट हैंगे, तो हम उनको देखें कि आपको देखें। तो मैंने कहा सर हम अपने पेशेंट को मरने दे क्या? यहाँ पर गवर्नमेंट कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। डॉक्टर निखिल टंडन, मैं सीधे आपके पास से सवाल लेकर आना चाहूंगी। देखिए, हमने मरीजों के तीमारदारों की ये बातचीत भी सुनवाई, और कोविड की जो दूसरी लहर आई है इसका सबसे तकलीफदेह पहलू ही यही है कि लोगों को जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, दर दर उनको भटकना पड़ रहा है। और ऐसे में ब्लैक फंगस की बीमारी अब जितनी तेजी से फैल रही है और जो जरूरी इंजेक्शन है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, नहीं मिल पा रहा लोगों को, कैसे राहत मिल सकती है? एज ए मेडिकल एक्सपर्ट क्या आप कुछ इस पर उनको एडवाइस कर सकते हैं? देखिए, इलाज से पहले मैं फिर से कई सारी चीज़ें दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आप एक्चुअली संख्या देखेंगे, संख्या इन मरीजों की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बीमारी की वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जहां तक संभव हो इस बीमारी को प्रिवेंट किया जाए। आई थिंक मैसेज, जो आम जनता के लिए मैसेज वो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी ना हो तो बेहतर है, क्योंकि आपने बताया है कि अगर होती है तो फिर इंजेक्शन की आवश्यकता है, इंजेक्शन दुर्लभ हो रहे हैं, और इंजेक्शन मिलने पर भी इसके साथ कई सारे दुष्प्रभाव आ सकते हैं। तो एक बारी में इसके बारे, प्रिवेंशन के बारे में डॉक्टर साहब लोगों ने पहले से बताया हुआ है। एक चीज़ का मैं थोड़ा सा एम्फेसिस देना चाहूँगा, जो आपने पहले सवाल पूछा था। देखिए, डायबिटीज़ कई बारी नहीं पकड़ी जाती है, क्योंकि इस 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, उनको मालूम ही नहीं होता उनको डायबिटीज। इसलिए आवश्यक है कि कोरोना के पेशेंट को, कोविड के पेशेंट की शुगर चेक करी जाए, और खास तौर पे अगर उनको स्टीरॉइड्स मिल रहे हों तो उस समय शुगर जरूर चेक करी जाए, ताकि अगर बढ़ने लग जाए तो तुरंत पता लग जाए और उसका इलाज किया जाए, उससे शुगर को ठीक रखा जाए। ये मैसेज बहुत क्लियर है। और अगर आप दूसरों का प्रिस्क्रिप्शन लेके घर में स्वयं इलाज कर रहे होंगे तो ये किसी हालत में संभव नहीं होगा, क्योंकि तो आप मन मर्जी का इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टरी सलाह के साथ ही करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और ये मैसेज जितनी बारी भी दोहराया जाए वो कम है। अब सवाल आया दवाइयों का। दवाई शुरू में जरूर कम, मैं समझ सकता हूँ, होगी, क्योंकि ये इतनी रेयर बीमारी है कि इसके लिए इतनी संख्या में ये दवाई बनने की आवश्यकता वैसे होती ही नहीं थी। आप आमतौर पे किसी भी ईएनटी विशेषज्ञ या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या किसी से बात करेंगे तो साल में 6 महीने में 2, 3, 4 मरीज देखने को आते हैं। अभी आप हजारों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस विषय में जरूर मैन्युफैक्चरर्स से बातचीत करी जा रही होगी, और उनके बनाने की उनकी क्षमता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक प्रिवेंशन इज आवर बेस्ट सोल्यूशन, एंड प्रिवेंशन इज व्हाट वी मस्ट फोकस ऑन। ये बहुत जरूरी है। ये प्लीज संदेश अपने माध्यम से अपने दर्शकों को दीजिए। डॉक्टर राजेश भारद्वाज, ब्लैक फंगस अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित हो जाता है तो इसके कितने स्टेजेस हैं? जब परेशानी कम है और कहां पर से वो परेशानी घातक होनी शुरू हो जाती है? मैं चाहती हूं कि आप इसके स्टेजेस से लोगों को जरूर वाकिफ कराएं।
ये बीमारी जो है, तो जैसे हमने अभी तक समझ लिया है कि ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, यानी कि शरीर में तो रहता ही है ये, और शरीर में रहने से जब इम्यूनिटी कम होती है तो ये मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाता है। सबसे पहले जो ये स्पोर है साइनस में लॉन्च करता है, तो सबसे पहले इसका सिम्टम होता है नेजल स्टफीनेस और नेजल ब्लॉकेज, यानी कि नाक से सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। उसके बाद जैसे ये फंगस ट्रैवल करता है तो सिंगल साइडेड चीक पेन, यानी कि जिस तरफ पे इन्फेक्शन फैल रही है उस तरफ पे चीक पे, गाल पे दर्द होगा, भारीपन महसूस होगा आपको, बुखार भी आ सकता है। धीरे धीरे करके जब ये फंगस यहाँ से आंख की तरफ ट्रैवल करता है तो आई सिम्टम शुरू होते हैं। आई सिम्टम में आई में हैवीनेस, आंख में दर्द, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, डबल विजन एंड प्रोप्टोसिस, यानी कि आई बॉल का प्रोमिनेंट हो जाना, ये आई के सिम्टम आते हैं। उसके बाद ही फिर सिर में दर्द और बाकी की कॉम्प्लिकेशन शुरू होती हैं जब ये फंगस साइनस से आइज और आइज में ब्रेन की तरफ ट्रैवल करता है। ये ऊपर की तरफ ये आई और ब्रेन में ट्रैवल करता है, नीचे की तरफ ये दांत में ट्रैवल करता है। जैसे डॉक्टर आलोक ने भी बताया, ये दांत को लूज करता है और डेंटल पेन कॉज करता है। तो फंगस इस तरह के आपके रिस्पॉन्स आते हैं अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड से रिकवर कर रहे हैं, और इस तरह के सिम्टम अगर आपको आए, खासकर अगर आप देख रहे हैं नाक से ब्लैकिश कलर, ब्लड कलर डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में स्टफीनेस और पेन हो रहा है, आप तुरंत रिपोर्ट करिए डॉक्टर के पास। वो सीटी स्कैन या एमआरआई कराएंगे या नाक में एक स्वॉब डाल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको टेस्ट करके देखेंगे फंगस है कि नहीं। जी डॉक्टर, आपने टेस्ट का जो जिक्र किया, मैं चाहती हूँ इस पॉइंट को थोड़ा सा आप और इलैबोरेट कर दें दर्शकों के लिए कि वो किन किन टेस्ट को करवाना जरूरी है और किस समय पर उनको अप्रोच करना है डॉक्टर को। मीनाक्षी जी, शुरू में आपने जब आप रिपोर्ट पढ़ रहे थे उस रिपोर्ट में आपने एंडोस्कोपी की बात की थी कि नेजल एंडोस्कोपी से इसका इलाज हो रहा है। नेजल एंडोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक टूल है जिसमें हम नाक के अंदर एंडोस्कोप डालते हैं, देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर ये फंगस है, एंड उस फंगस को हम स्वॉब लेके उस डिस्चार्ज को, उस क्रस्ट को, उस ब्लड क्लॉट को, उस स्वेलिंग को, जहाँ पर भी है ये, हम उससे एक स्वॉब लेते हैं। स्वॉब को लेके हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में लगा के उसको फंगल स्पोर्स के लिए चेक करते हैं और देखते हैं ये फंगस है कि नहीं इसमें। एक बार ये डायग्नोस कंफर्म होता है, उसके साथ साथ ही हम डिले नहीं करते, उसके साथ साथ ही हम सीटी स्कैन या एमआरआई, सीटी स्कैन बोन्स देखता है, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू देखता है। ये फंगस जब ट्रैवल करता है बोन को डिस्ट्रॉय करता है लेट स्टेज में, सॉफ्ट टिश्यू में ट्रैवल करता है अर्ली स्टेज में। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू की पेनिट्रेशन बताता है और सीटी स्कैन बोन की डिस्ट्रक्शन बताता है। जी, बहुत अहम जानकारी यहाँ पर आप हमारे से शेयर कर रहे हैं डॉक्टर आलोक। उम्र जो है, किस उम्र के लोगों को ये ज्यादा प्रभावित कर रहा है? सभी उम्र में आप इसको देख रहे हैं, जिस तरह के पेशेंट्स आपके पास इस वक्त आ रहे हैं इलाज के लिए? जी, ये सारे उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें ओल्ड एज के लोगों को ऑब्वियसली ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी एक नॉर्मल यंग एज के बंदे से थोड़ी सी कम होती है। और उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो कि डायबिटिक पहले से रहे हैं, जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका है, जो किसी तरह की एंटी कैंसर थेरेपी पे चल रहे हैं, या किसी भी तरह से उनकी इम्यूनिटी डाउन है, उन लोगों में ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है डॉक्टर शिखा, देखिए ब्लैक फंगस पर तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन अब साथ साथ व्हाइट फंगस का भी जिक्र आ रहा है, उसके भी केसेस की बात हो रही है। थोड़ा रोशनी आप इस पर हमारे दर्शकों के लिए डालें। ये जो फंगस है, ये चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट, हमारे सारा बेसिक सेम है कि हमारी इम्यूनिटी कम है तो तब ये स्प्रेड करेगा, और वो टिश्यूज के माध्यम से स्प्रेड करेगा। पहले नाक के रास्ते से साइनसेस के रास्ते, और उसके बाद आंखों के रास्ते ब्रेन तक भी जा सकता है और नीचे मुंह की तरफ भी जा सकता है। एक आम आदमी के लिए, हम सब के लिए यही समझना जरूरी है कि हमें इम्यूनिटी नहीं गिरने देनी। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल हो रही है या किसी भी तरह से हमें स्टेरॉइड ज्यादा तरह से मिले हैं, तो अपने डॉक्टर से निरंतर टेली कंसल्टेशन के माध्यम से या उनसे संपर्क बनाकर उनसे विचार विमर्श करना जरूरी है, और साथ साथ अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, ताकि चाहे व्हाइट फंगस हो चाहे ब्लैक फंगस हो। एक्चुअली ब्लैक फंगस, जैसे सर डॉक्टर निखिल टंडन सर ने बताया कि इट इज अ मिसनोमर, इट इज एक्चुअली अ नॉन पिगमेंटेड, इसका कोई रंग नहीं है इस फंगस का। तो ये टिश्यू को जो मार देती है, डेड टिश्यू, इट अपीयर्स लाइक ब्लैक बिकॉज इट हैज नो ब्लड सर्कुलेशन। तो वो चीज हमें देखनी है कि हमारी इम्यूनिटी, हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, इन सब पे हमारा ध्यान ज्यादा जाए। बीटाडीन गागल्स करके या बीटाडीन स्प्रेज अपने नाक में डालकर, ऑक्सीजन अगर हम ले रहे हैं उसकी ट्यूबिंग्स को बार बार साफ करके, उसमें जो
जो पानी के साथ मिश्रित होती है ऑक्सीजन, उसको हमें डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है, स्टेरिलाइज्ड वाटर जो यूज होते हैं, क्योंकि कई पेशेंट्स जो ऐसे हैं आजकल घर से ऑक्सीजन थेरेपी जिनकी चल रही है, तो अपना हाइजीन का मेंटेन करें, हर तरह से क्लीनलीनेस का मेंटेन करें, धूल डस्ट अंदर ना आए। अगर सपोज विंडी वेदर है या आसपास घर में सफाई नहीं है तो उस एरिया को सफाई करके रखें, और मास्क भी पहन सकते हैं घर में रहते हुए भी, तो क्योंकि वो स्पोर्ट्स के माध्यम से ही फैल रहा है। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए। स्पेशली हम सबको पता होता है कि इस समय हमारा वीक है हमारा इम्यून सिस्टम कोविड इन्फेक्शन से रिकवर करने के बाद या ड्यूरिंग द कोविड इन्फेक्शन, तो हमें उस चीज का ही ध्यान रखना है। यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसका जिक्र लगातार एक्सपर्ट्स करते रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की ढिलाई यहाँ पर नहीं बरतनी है, क्योंकि ये वक्त अभी बहुत अच्छा नहीं है। जिस तरह से संक्रमण के केसेस बढ़े हैं, चाहे वो कोविड के केसेस हो दूसरी लहर में या फिर अब ब्लैक फंगस के जो मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर निखिल टंडन, यहाँ पर एक जिक्र इस बात का जरूर करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस देश में तेजी से चलाया जा रहा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट किया जा सके, इसके लिए प्रयास भी जारी हैं। लेकिन जो ये नए संक्रमण या जिस तेजी से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये सब हम सुन रहे हैं, वैक्सीनेशन का क्या कोई रोल इसमें है? कोई बचाव, कोई कवर प्रेजेंट वैक्सीनेशन इन संक्रमणों के मामले में दे रहा है? देखिए, ये संक्रमण जैसे आपने कहा कोविड के मरीजों में देखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कोविड की बीमारी से जो इम्यूनिटी कम हुई, उस कोविड की बीमारी के लिए जो इलाज हुआ या उसके या कोविड की बीमारी में शुगर की मात्रा बढ़ी, इन सब से इसका रिलेशनशिप है। वैक्सीनेशन में कोई संदेह नहीं कि वैक्सीनेशन से कोविड की बीमारी होने की संभावना कम होगी। तो अगर कोविड की बीमारी ही नहीं होगी या उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो ये जो और संक्रमण है, जो एक किस्म की जटिलताएं हैं कोरोना वायरस के ऊपर से, कोविड के ऊपर से एक कॉम्प्लिकेशन है, ऑटोमेटिकली उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी। तो वैक्सीनेशन ना केवल कोविड में मदद करेगा, लेकिन डाउनस्ट्रीम कोविड से जितनी दिक्कतें होती हैं उन सब में मदद करेगा। वैक्सीन का डायरेक्ट असर इन इन्फेक्शंस पे नहीं है, लेकिन क्योंकि कोविड पे असर होगा और कोविड कम होगा, तो इन बीमारियों की भी मात्रा कम हो जाएगी। बहुत अहम जानकारी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों ने कार्यक्रम ध्यान से देखा हो और जो उनके मन की शक और शंकाएं हैं वो जरूर दूर हुई हों। डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर निखिल टंडन, डॉक्टर आलोक अग्रवाल और डॉक्टर राजेश भारद्वाज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड प्रोटोकॉल्स को न तोड़ें, उसे न सिर्फ खुद फॉलो करें बल्कि परिवार में भी सबको उसके लिए आगे मोटिवेट करते रहें। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।